मंच पर आसीन अध्यक्ष मंडल के सदस्य, अन्य वक्तागण और साथियों, जाहिर है कि ये जो विषय चुना गया युद्ध के खिलाफ आज का बहुत ही जलता हुआ सवाल है। और कल भी जो था बुलडोज़र कल्चर, तो देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान में एक तरह की वॉर जो अगेंस्ट पीपल छेड़ रखी है खुद सत्ता पक्ष ने, वो भी इस जंग से मुख्तलिफ नहीं है। क्योंकि सीधा असर जो अवाम जिससे मुतासिर होते हैं वो जिस तरह की भी जंग जहाँ जारी हो वो, और अमन के दिनों में भी अगर सत्ता चाहे अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ जंग छेड़ना, वो दोनों किसी न किसी तरह की जंगें हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि कब से जब हम जंग के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो ये जंगें कब से शुरू हुई। बहुत सीधी सीधी छोटी छोटी बातें कहना चाहूँगी जो अहम इसलिए हैं क्योंकि हमको उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। जब उन्माद होता है जंग का हर तरफ, तो कहीं ना कहीं उस पर बात करते हुए हम उस पक्ष में जंग की हिमायत में भी खड़े हो जाते हैं, उस जोश में कभी अपनी पहचान के नाम पर, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर। तो इसलिए ये याद रखना ज़रूरी है कि हम जंग के ख़िलाफ़ क्यों खड़े रहें या उसको बुनियादी एक मूल्य माने, एक कद्र माने, एक वैल्यू माने। तो इस वजह से मैं कुछ बुनियादी बातें करना चाहूँगी कि जंग जाहिर है उस दिन से है जब से इंसान ने सत्ता भोगना शुरू किया, जब से स्टेट बनाया। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि जब से स्टेट बना है, जब से जंगें हुई हैं, तभी से शायद अमन की बात होती रही है। तो दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और हर दौर में जब जब इंसान ने तबाही देखी है, विनाश देखा है, और उसके बाद ज़रूर अमन की बातें की हैं। मुझको इस बात का एहसास ज़्यादा हुआ अभी पिछले दिनों में कुछ प्राचीन चीन के कुछ फ़िलोसॉफ़िकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ रही थी, तो उसमें अमन के बारे में काफ़ी सारी बातें थीं। और मेरे जहन में ये आया क्योंकि हम चीन के साथ एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते और जो जंगें रही हैं और जो एक रिश्ते रहे हैं, उनकी वजह से मेरा जहन बार बार ये गया कि अच्छा, चीन में इतनी ज़्यादा अमन की बातें होती रही हैं। लेकिन उसके साथ ही फिर मुझे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी मिले जिनमें वॉर स्ट्रेटजीज़ थी उसी ज़माने की प्राचीन चीन में। तब मेरा जहन इस तरफ गया कि नहीं, जब हम अमन की बात करते हैं तो उसके पीछे ज़रूर एक पहलू ये है कि इस समाज ने ज़रूर जंग की तबाहियाँ देखी हैं, इसीलिए अमन की इतनी बातें भी हैं। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए हम लोगों को, और कि जहाँ जंगें हैं वो तबाहियाँ देखने के बाद ही वैसलिन लिखी जाती है, या साहिर लुधियानवी परछाइयाँ लिखते हैं जिसकी तरफ अभी इशारा किया था। और हमको लौट के आना पड़ता है इस ख्याल की तरफ कि ये विकल्प नहीं है। जंग करके हम फिर से उस ज़ीरो पॉइंट पर जाके खड़े हो जाते हैं जहाँ से नए सिरे से फिर सोचना पड़ता है कि अमन क्या चीज़ है। तो अब यह है कि कितना भी हम उसको उसूल के तौर पर, एक कद्र के तौर पर, एक वैल्यू सिस्टम के तौर पर मान लें, ये तो सच्चाई है कि जंगें होती हैं और पक्ष में किसी न किसी के पक्ष में खड़े होना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, मज़ाकरात करने पड़ते हैं। तो इसका ये पहलू ये कब तक चलेगा? तो इस पर मुझे पंचतंत्र की एक कहानी याद आ गई। एक मुर्गे की और लोमड़ी की कहानी है, सबने पढ़ रखी होगी या सुनी होगी कि एक दिन लोमड़ी जो है सवेरे सवेरे उसने एक मुर्गे को जा पकड़ा और उससे कहने लगी कि तुम ये जो रात में बांग देना शुरू कर देते हो, इससे सब लोगों की नींद ख़राब होती है और तुम लोगों के दुश्मन हो, तो क्यों ना मैं तुमको मार के खा जाऊं। तो मुर्गे ने कहा कि बी लोमड़ी, तुम क्या कह रही हो? जो खुदा ने रात बनाई है वो तो आराम के लिए बनाई है, दिन काम के लिए बनाया। मैं तो सुबह के वक्त लोगों को जगाता हूँ कि सुबह हो गई है, जाग जाओ और अपने अपने काम से लग जाओ। तो दोनों में बहस होती रही, दोनों अपना अपना पक्ष रखते रहे और सूरज निकल आया। काफ़ी वक्त गुजर गया। तब लोमड़ी ने कहा कि अच्छा, बहस मुबाहिसा बहुत हो गया, मेरे नाश्ते का वक्त हो गया है। ये कह के उसने हमला किया और चट कर गई। अब इस कहानी में
हम दो पहलू देख सकते हैं। एक तो ये कि नतीजा कुछ नहीं निकलता है, जिसको खाना है, जिसको हड़पना है वो ये काम करेगा ही। लेकिन मैं इसमें उम्मीद का एक पहलू देख रही हूँ कि ये जो वक्त का एक बातचीत के ज़रिए कुछ वक्त अपने लिए हासिल कर लेना है। अंधेरे में बातचीत शुरू हुई थी और सुबह हो गई और कई घंटे उस आर्गुमेंट में लगाए होंगे दोनों ने, तो वो जो ठीक है उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला, लेकिन वो जो उम्मीद है कि बातचीत से हम कहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये देखें कि हमारा अंजाम, हम पैदा होते हैं और मरते हैं, हमारा अंजाम आखिरकार मौत ही होता है, वो किस तरह से आएगी, तो विनाश या तबाही ये तो एक तरह से इंसानियत की डेस्टिनी है, लेकिन हम इसके बीच में जीते हैं उम्मीदों को के दिए रोशन करके। तो ये जो गुफ्तगू है, ये जो बातचीत है, ये जो बड़े नेशंस जब जंग की बातें करते हैं तो अमन का पहलू भी निकलता है। तो ये गुफ्तगू उसी उम्मीद की तरफ इशारा करती है कि शायद हम जंगों को लगातार टालते रह सकें। तो लोमड़ी और मुर्गे की कहानी में मैं कहीं ना कहीं ये उम्मीद का पहलू देखना चाहती हूँ। मायूसी के इस दौर में कि जो ब्रेख्त की कविता थी ना, क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे, तो हाँ, जुल्मतों के दौर में ही गीत गाए जाएंगे। ये बात याद रखनी चाहिए हम लोगों को। जब हम जंग के हक़ में दलीलें देते हैं या जंग के ख़िलाफ़ दलीलें देते हैं, तो मुझको लगता है दो तरह की चीज़ें हैं। जो सत्ता पक्ष है किसी भी मुल्क का, जब वो जंगों पे जाता है तो उनकी अपनी दलीलें होती हैं, लेकिन अवाम की विज़डम उन्हें कुछ और कहती है। और मैं ये मानती हूँ कि हम अवाम, जिसमें अदीब, राइटर शामिल हैं, जिसमें सहाफ़ी शामिल हैं, जो समाज के लिए अपनी एक ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं, उनका काम इस बात को याद रखना है कि जंग की क्या अहमियत है, अमन की क्या अहमियत है और उसको कैसे हासिल किया जाए। ये बात दुरुस्त है कि हम मजबूरी में जंगों को कबूल भी करते हैं, हम मजबूरी में उन पक्षों के साथ भी खड़े होते हैं जिनके दलाइल से हम मुतमईन हो जाते हैं कि ये इंसाफ की तरफ हैं, हम इंसाफ के लिए लड़ते भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से ये याद रखना हमारे मरकज़ में, हमारी सोच के मरकज़ में ये रहना चाहिए कि इस लड़ाई को कैसे रोका जाए, अमन को कैसे कबूल किया जाए। तो जब तक हम अहिंसा को और अमन को बुनियादी वैल्यू के तौर पर रख कर सोचेंगे और तब बात करेंगे, जब किसी पक्ष का हिस्सा बनेंगे, तो कहीं ना कहीं से हमारी विचारधारा उस उन्माद को रोकने में काम आएगी जो हमको तबाही की तरफ ले जाता है। तो इसलिए राइटर के तौर पर अदीब और सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि उन्माद के समय में भी अमन की बातें करते रहें, क्योंकि सचमुच जंग जो है वो कोई हल नहीं है किसी मसले का। और जैसा कि कहा भी गया, जो हमारा शीर्षक है, उन्वान है, उसका भी पहलू है कि वो अंतिम हल भी नहीं है। तो एक बात ये, जब जंग के बारे में सोचते हैं, जो बड़े बड़े अदीबों ने लिखा है, उनकी कुछ नज़में याद आती हैं। मैं साहिर लुधियानवी को याद करना चाहती हूँ इस मौके पर। पिछले साल उनका 100 साला जन्म दिवस भी था, तकरीब लोगों ने उसको मनाया भी, उनको याद भी किया। तो साहिर की दो नज़में हैं जो जंग के ख़िलाफ़ हैं, और अंदाज़ा होता है कि वो जो ज़माना था 50s के अराउंड, दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म होने के बाद, जिसका इम्पैक्ट, जिसके असरात जो हैं अगले 10-20 साल तक जिन लोगों ने उस दौर से गुज़रे हैं, उन्होंने महसूस किया है, जिनको जंग को करीब से देखा है। और हिंदुस्तान से भी बहुत सारे लोग शरीक हुए हैं, क्योंकि हम हिस्सा थे ब्रिटिश हुकूमत का उस ज़माने में। तो उसकी जो एक तरह से खौफनाकियाँ हैं लोगों ने महसूस की हैं, और उसके ख़िलाफ़ जिन लोगों ने एक तरह से हमारी अपनी ज़बान में हमारी जो वेस्टलैंड लिखी गई, वो साहिर की बहुत लंबी एक नज़म है, परछाइयाँ। कम बातचीत होती है उस पर, हम ज़्यादातर उस पर बात करते हैं। शरीफ इंसानों जो उनकी नज़म है जंग के ख़िलाफ़, बहुत आसान सी नज़म है, लेकिन बहुत बुनियादी सवालों को उठाती है। तो मेरा इरादा था कि परछाइयाँ से कुछ हिस्से पढ़ूँगी, लेकिन मुझको लग रहा है कि जो ए शरीफ इंसानों जो नज़म है उसके दो हिस्से हैं। वो एक हिस्सा तो सब लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, खून अपना हो या पराया हो, वो उस हिस्से को मैं नहीं पढ़ूंगी। दूसरा, उसने जंग की बात की है कि जंग तो लड़ना है, लेकिन कौन सी जंग लड़ना है। तो कहता है
बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या ज़रूरी है, घर की तारीकियाँ मिटाने को घर जलाना ही क्या ज़रूरी है। जंग के और भी तो मैदान हैं, जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदान कुछ तो खून तो नहीं। हासिल ज़िंदगी खिरद भी है, खिरद यानी रीज़न, रैशनैलिटी। हासिल ज़िंदगी खिरद भी है, हासिल ज़िंदगी जुनू तो नहीं। आओ इस तीरा बख्त दुनिया में फ़िक्र की रोशनी को आम करें, अमन को जिनसे तक़वियत पहुँचे ताकत मिले, ऐसी जंगों का एहतमाम करें। जंग वहशत से, बर्बरियत से, अमन तहज़ीब व इर्तक़ा के लिए। जंग मर्ग आफरी सियासत से, अमन इंसान की बका के लिए। जंग इफ़लास की यानी गरीबी की और ग़ुलामी से, जंग इफ़लास और ग़ुलामी से, अमन बेहतर निज़ाम की खातिर। जंग भटकी हुई क़यादत से, लीडरशिप से, जंग भटकी हुई क़यादत से, अमन बेबस अवाम की खातिर। जंग सरमाए के तसल्लुत से, जो आप बात कर रहे थे अभी, सरमाए का तसल्लुत जो अभी पूरा 1920 के बाद से जो काबरा साहब ने बात की थी। जंग सरमाए के तसल्लुत से, अमन जमहूर की खुशी के लिए। जंग जंगों के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़, अमन पुरअमन ज़िंदगी के लिए। तो साहिर को ये याद करना ज़रूरी था। मुझको ये लगता है कि इस बुनियादी फ़लसफ़े को हम कभी नहीं भूलें। जो एक दो बातें और जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि अमन कभी भी खून पर, किसी की लाशों पर कायम नहीं किया जा सकता। साथ में चलते हुए भी आप देखिए कि जिन दो अमेरिका में 2 नोबेल प्राइज़, पीस प्राइज़ दिए गए और दोनों के ज़माने में दोनों का इतिहास जंगों का इतिहास रहा है। तो जो सत्ता पक्ष है उसके लिए अमन के मायने वो नहीं हैं जिसको हम आम आदमी के तौर पर समझते हैं। उस सत्ता पक्ष के लिए अमन का तरीक़ा एक ही है, वो हथियार है, वो दबाना है, वो अपनी आइडियोलॉजी को ये मानकर चलना है कि यही दुरुस्त है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप इसको माने, नहीं मानेंगे तो आप पर जंग थोपी जाएगी। अपने पिछले 50 साल की उम्र में मैंने ईरान इराक़ की जंग, फिर सिविल वॉर्स कई, उन सब को हम पढ़ते आए हैं लगातार अखबारों में। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्होंने उससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने की चीज़ें भी देखी होंगी। तो ये चीज़ें हम पर साइकोलॉजिकली क्या असर डालती हैं और हम जंग के साए में किस तरह जीते हैं। सिर्फ बॉर्डर पे जंग नहीं, बल्कि दूसरी तरह की जंग जो हम लगातार, कभी दहशतगर्दी के नाम पर, यानी स्टेट का जो वॉर है अपने ही लोगों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर से सरमाए के साथ। हम अगर देखते हैं 90s के बाद से, तो हमारे मुल्क में ख़ुद अपने आदिवासियों के ख़िलाफ़, दलितों के ख़िलाफ़, मज़हब के नाम पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस सत्ता को बनाए रखने के लिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए जो जंग स्टेट कर रही है, ये 90s से पहले नहीं थी, इस तरह से नहीं थी जैसे अब खुल के सपोर्ट के साथ है। तो यानी अगर देखा जाए तो मैं इस गवर्नमेंट को नहीं कह रही 2014, इससे पहले जब पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे उस ज़माने में ऑपरेशन ग्रीन हंट चला था आदिवासियों की ज़मीनें छीनने के लिए, और उसको दबाया गया था, स्टेट ने यूज़ किया था ताकत को उनके ख़िलाफ़। तो ये सत्ता पक्ष सरमायादारों के लिए अपने ही लोगों पर जो जंग छेड़ता है। कश्मीर के इशू पे बहुत तफसील से बात की सिद्धार्थ वरदराजन जी ने, नॉर्थ ईस्ट में जो हो रहा है। तो इस चीज़ को रोकने का क्या तरीक़ा हो, हम कैसे इसको जंग के तौर पर ही देखें। मेरा कंसर्न ये भी है कि हमेशा 2 मुल्कों की जंग नहीं होती है, बल्कि ये जंग जो है सरमायादारों की जंग है, जिसको वो इस्तेमाल करते हैं दोनों तरह से। अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरी स्टेट्स के ख़िलाफ़ भी, कमज़ोर स्टेट्स के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करते हैं। हम इन दोनों जंगों के ख़िलाफ़ को बारीकी से समझ सकें। हमको मालूम है हमारी एक बेबसी है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं इन चीज़ों को, लेकिन अपनी सोच क्लियर रख सकते हैं, उसमें वाज़ेह रख सकते हैं कि असल में जंग कौन किसके ख़िलाफ़ कर रहा है और अमन के मायने किसके लिए क्या हैं,
तो मैं आम आदमी के तौर पर ये सोचती हूँ कि मेरे लिए अहिंसा और अमन जो है वो बिला शर्त, उसमें कोई शर्त नहीं हो सकती कंप्रोमाइज़ की। जब तक मैं उसको ये कबूल नहीं करूँगी तो मैं एक ताकत के साथ स्टेट के बताए हुए तरीक़ों को चैलेंज नहीं कर सकती, उसके दिए हुए जवाज़ों को, उसके दिए हुए आर्गूमेंट्स और दलाइल को काट नहीं सकती, जब तक कि मेरे जहन में ये वाज़ेह ना रहे कि मैं जंग से क्या समझती हूँ और अमन से मेरा मकसद क्या है। अमन से मेरा मकसद सिर्फ़ ये नहीं है कि जंग नहीं हो रही है, अमन से मेरा मकसद ये भी है कि इंसाफ़ कायम हो और इस कानून का इस्तेमाल करके इंसाफ़ कायम हो। जिस बात की तरफ इशारा भी किया गया था कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और हमारे मुल्क में ये दोनों बुनियादी मसले हैं, और किसी भी तरह की भाषा के नाम पर, किसी भी तरह के इलाकाई भेदभाव के नाम पर सत्ता हासिल करने के लिए लोगों पर नाइंसाफ़ियाँ करना, इज्तिमाई तौर पर नाइंसाफ़ियाँ करना, इस जंग को रुकना चाहिए। अवाम के ख़िलाफ़ जंग को रुकना चाहिए। इंसाफ के बोलबाले के लिए हमको लड़ाई लड़नी है, जो कि शाहिर ने अपनी नज़्म में कहा था। तो ये इनके बॉर्डर्स बहुत अलग अलग नहीं हैं दोनों तरह की जंगों के। ये बात ठीक है कि जिस तरह से यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है, रूस ने हमला किया है, रूस के पास अपने रीज़न्स हैं। हमको भी समझ में आता है कि यूक्रेन ने कहाँ गलतियाँ की हैं और रूस की क्या गलतियाँ हैं और इसके नतीजे क्या निकलने हैं। हमारा काम इनको समझना है और ये समझने और निहायत ज़रूरी है, ताकि अगर हम इनको नहीं समझेंगे कि सत्ता पक्ष किस तरह से काम करता है, किस तरह से जंगें थोपता है, तो उसके रोकने के कोई दलाइल हमारे पास, कोई आर्गूमेंट नहीं हो सकते। हमको ये एक दबाव बनाने वाले ग्रुप के तौर पर अवाम काम नहीं कर सकते हैं अपने अपने सत्ता पक्ष पर, जब तक हमारे अपने जहनों में वाज़ेह ना हो कि हमको चाहिए क्या। तो ये चीज़ है। एक जब हम बैठे हुए अभी बात कर रहे थे तो वी एन राय जी ने कहा कि महिलाओं के बारे में देखो कि कितना बुरा असर पड़ता है। मैंने कहा मैं तो जब इस पे सोच रही थी, इस विषय पर, मेरा उधर जहन गया ही नहीं। लेकिन और अभी जैसे एक स्टेटमेंट आ गया और आपने प्रोटेस्ट भी किया कि जन, ज़मीन और ज़र, तीन ज़ है। जन माने औरत, ज़मीन तो जानते हैं, और ज़र माने सोना। इन तीन चीज़ों के लिए लड़ाइयाँ होती रही। ये तो सच्ची बात है कि इतिहास में हम सीता के नाम पर भी जंग देखते हैं और हेलेन के नाम पर भी देखते हैं, और इसकी वजह सीधी सी ये है कि औरत भी ऑब्जेक्ट समझी गई है, वस्तु समझी गई है, भोग की चीज़ है। जिस तरह से ज़मीन और सोना, पैसा भोग की चीज़ है, तो इसी पूरा फेमिनिस्ट तहरीक इसी भोग की वस्तु समझने के ख़िलाफ़ ही तो है। और ये सच्चाई है कि ऐसा समझा जाता रहा है इसके ख़िलाफ़। और ये लड़ाई तो क्योंकि जिस तरह से ज़मीनें लूटी जाती हैं, जिस तरह से सोना चांदी घर लोगों का लूटा जाता है जंगों में, इसी तरह औरतें भी लूटी जाती हैं। और ये ज़मीनों का कब्ज़ा या सोने चांदी का कब्ज़ा उतना बुरा नहीं है, इतना ख़तरनाक नहीं है। बहुत बुरा असर पड़ता है पब्लिक लाइफ पे, लेकिन जो डायरेक्ट अटैक इंसान होने के तौर पर औरतों पे पड़ता है, उस पर भी वाकई सोचने की ज़रूरत है कि ख़ास तौर से औरतों में तो हर औरत को हर तरह की जंग के ख़िलाफ़ होना चाहिए, क्योंकि पूरी तारीख़ बताती है कि जहाँ जहाँ एग्रेशन होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी विक्टिम जो बनती हैं औरतें और बच्चे। जो कमज़ोर तबके हैं वही बनते हैं, अवाम ही उस चीज़ को झेलते हैं। अभी जिक्र हुआ था, मैं अतीक रहीमी एक अफ़गान राइटर हैं, उनके 2-3 नावल मैंने ट्रांसलेशन किए हैं, तर्जुमा किए हैं। वो तो शुरू में उन्होंने फ़ारसी ज़बान में लिखा था, बाद में वो फ़्रेंच में लिखने लगे, और अंग्रेज़ी की मदद से मैंने उन किताबों को पढ़ा है। तो अफ़गानिस्तान में जो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन रूस के ज़माने से लेकर तालिबान के ज़माने तक, जिसको वो एक को सुर्ख अंधेरा और एक को काला अंधेरा कहता है, उसके ज़माने से रही है। शायद सबसे ज़्यादा असर, सबसे ज़्यादा भोगने वाली वहाँ की औरतें ही हैं। ये तो जो हम अखबारों में देखते हैं कि पर्दे में बंद कर दिया और तालीम बंद कर दी, वो तो बस एक पहलू है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब उससे पहले एक तरह से बाएं बाजू के या लेफ़्ट के इन्फ्लुएंस में अफ़गानिस्तान था, तब उन पे मज़ालिम नहीं हुए। तो आइडियोलॉजी के नाम पे लेफ़्ट हो, राइट हो, दक्षिणपंथी
हो, कोई भी हो, जब वो अपने आइडियोलॉजी को थोपते हैं तो उसमें सबसे बड़ा विक्टिम पहले नंबर पे औरतें ही होती हैं। अतीक रहीमी के 3 नॉवेल मैंने पढ़े हैं और तीनों में जो मेन विक्टिम है डायरेक्ट जंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिस पर उन जुल्मों का असर सबसे लंबे समय तक झेलती हैं वो औरतें ही हैं। तो इसलिए औरतों को विशेष तौर पर मुझको ये लगता है कि उनको तो हर हाल में हर तरह की जंग के ख़िलाफ़ होना ही चाहिए। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी। मुझे ज़ाहिर है इस पे बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जो बातें सामने आप सब लोगों ने रखी हैं, पूरी दुनिया की जो सूरत हाल है जंग की, और वो चाहे मैं इस मुल्कों के आपस की जंगें हों या बहुत सारे मुल्कों में अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ जंगें जारी हों, उन सब के प्रतिरोध को मैं बहुत अहमियत देती हूँ और मुझको लगता है यही बात हमको बुनियादी मैसेज के तौर पर लेनी चाहिए। शुक्रिया।